हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया, योर गाइडर। वेलकम बैक टू लर्निंग पॉइंट। जैसा कि कल आपको पता लग गया होगा कि हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है 12 और 13 नवंबर को। ये BSH के जो चेयरमैन है, जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, वे उन्होंने ये घोषणा भी कर दी है। और जो मनोहर लाल खट्टर जी का जो ऑफिस होता है CMO, तो वहाँ पे भी पोस्ट डाली गई है ट्विटर पे कि एग्ज़ाम 12 और 13 नवंबर को होगा और उसके बाद ही आपका स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। तो आज से हम अपना तैयारी शुरू करते हैं। और जो एस्टेट के लिए हमारा NCERT की बुक होती है, उनकी सीरीज़ आज से स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बार उसका ओवरऑल व्यू देख लें कि उसमें NCERT में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम एस्टेट लेवल 3 के लिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा वो इंग्लिश है, उसकी NCERT कवर करवाएंगे। जो 60 नंबर के NCERT से आता है, इसमें से 60 नंबर में से 50 नंबर का आपका NCERT से कवर हो जाएंगे। 10 नंबर आपका लिटरेचर के होते हैं, जैसे कि राइटर्स, जो भी आपके जो पोइट हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी जीवनी में से, जो उनकी जो बायोग्राफी है, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 नंबर उसमें से लगा लीजिए, 10 नंबर आप ग्रामर के लगा लीजिए। तो 40 नंबर आपके NCERT में से पक्का आएंगे। और ये क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, इसमें बस ये पूछा जाता है कि करैक्टर का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या थी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको आसानी से 40 नंबर के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और 10 नंबर आपकी ग्रामर में आएगी और 10 नंबर के आसपास आपका लिटरेचर आएगा। ज़्यादा हैवी लिटरेचर नहीं होता है। PGT एस्टेट में नॉर्मल सा लिटरेचर पूछा जाता है, जो 2 या 4 वीडियोज़ में वो आपका कवर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के अलावा जो NCERT है, उसमें हम 4 क्लासेस का करेंगे। इसमें हम करेंगे 9th क्लास की बिहाइव और मूवमेंट्स, जिसमें 9, 8 ये इतने चैप्टर्स हैं। ये मैंने सब ढूंढ के निकाल के लिख लिए हैं कि इसमें कितने चैप्टर हैं। क्लास 10th में 2 बुक्स हैं, उनके फिर प्रोज और पोइट्री में कितने चैप्टर्स बनते हैं। क्लास 11 की ये हैं, क्लास 12 की ये बुक्स हैं। तो मैंने चारों का टोटल निकाल के ये आपके लिए एक टाइम टेबल सेट किया है कि टोटल 84 चैप्टर्स हैं। जो ऊपर जितनी भी ये बुक्स दिखाई थी, इनका सबका कंप्लीट करके ये सब 9, 10, 11, 12 का 84 चैप्टर्स हैं। हमारे 84 चैप्टर्स बनते हैं, जिनका हमारा टारगेट 10 दिन में कंप्लीट करने का है। हर रोज़ मैं आपको एक बुक को कंप्लीट करवाऊंगी। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बिहाइव करवाने जा रही हूँ। इसका प्रोज सेक्शन 9 चैप्टर्स थे, वो 9 के 9 चैप्टर्स आज आपको कवर करने हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 60 डेज़ के आसपास हमारे पास टाइम है। बीच में एक आधा कोई फंक्शन आ गया तो आप 1-2 दिन को उसको निकाल दो, तो हमारे पास 60 डेज़ मुश्किल से बचे हैं। तो हर रोज़ एक बुक का सेक्शन करेंगे। जिस बुक में पोइट्री और प्रोज दोनों सेक्शन है, उस बुक पे हम 2 दिन लगाएंगे। तो इसलिए आज हम करेंगे बिहाइव का प्रोज सेक्शन, जिसमें 9 चैप्टर्स हैं। और उसके बाद हम जो बाकी सेक्शन है, जो हमारा कॉमन सेक्शन है, उसमें 10 दिन में पेडागोजी करेंगे। 7 दिन हम हिंदी को देंगे, 4 दिन इंग्लिश को, 5 दिन रीजनिंग को, 5 दिन मैथ्स को और 5 दिन GK या फिर करंट अफेयर्स को। बाकी 2 जो दिन बच जाएंगे, उनमें हम अपना रिवीजन करेंगे और हम अपना लिटरेचर करेंगे। तो इस तरह से आपका टाइम टेबल बना लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम कम है, तो हमें एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम NCERT का बिहाइव सॉल्यूशन करते हैं, क्लास 9 का। तो हम उस बिहाइव का करते हैं। बिहाइव में कितने वो दे रखे हैं, इसमें वैसे तो 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें पोएम इंक्लूड हैं। तो पोएम को आज हम नहीं करेंगे, पोएम को हम कल करेंगे। और लेकिन आज जो प्रोज सेक्शन आज हम ये कंप्लीट कर देंगे। द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, और एक द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, ये सब हैं, ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने नोट्स बना रखे हैं, आपको बस वही याद करने हैं। तो करते हैं बिहाइव सेक्शन, क्लास 9 बिहाइव सेक्शन। पहला इसका जो प्रो सेक्शन में पहला चैप्टर है, वो है द फन दे हैड। आपको एक तो नाम याद रखना है कि किसने लिख रखा है, कौन सा वर्क किस राइटर ने लिखा है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आप ये याद रखिए, क्योंकि एस्टेट में 1-1 नंबर की वैल्यू होती है। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपको बस ये देखना है कि कौन से करैक्टर है, उसकी उम्र क्या है, वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, जो मेन चीज़ होती है, बस आपको उसी पे फोकस करना है। तो आइए करते हैं हमारा पहला चैप्टर, द फन दे हैड। द फन दे हैड की स्टोरी ये है कि ये फ्यूचर का टाइम दिखा रखा है। इसमें टाइम दिखा रखा है 17 मई 2157 में। जैसे जब अभी 2020 लगा हुआ है, वो 2157 टाइम में चले गए हैं, क्योंकि फ्यूचर का दिखाया गया है। और उस टाइम में दिखाते हैं कि बच्चे हैं वो रोबोट्स पे पढ़ते हैं, जो टीचर है वो रोबोट हैं और जो घर पे आके ही पढ़ाते हैं। और
ये सब है। और उस टाइम में इस टाइप के स्कूल्स नहीं रहते कि आपको स्कूल में जाएंगे और वहाँ पे एजुकेशन लेंगे। तो उन बच्चों को एक बुक मिलती है, और इस टाइम की बुक भी ऑनलाइन मोड पे हो गई है। आजकल भी बहुत सारा ऐसा ही चल रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन जो 2157 है उसमें तो सब कुछ ऑनलाइन होगा। आपको ये डेट याद रखनी है कि द फन एड में कौन सा टाइम दिखाया गया है, तो आप ये बताएंगे। और इसमें 2 करैक्टर हैं, एक है टॉमी और एक है मार्गी। ये दोनों हैं, इनकी एज ये 13 साल का और ये 11 साल का। ये दोनों स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं। टॉमी को एक बुक मिल जाती है अबाउट स्कूल, जो हमारे टाइम की बुक होती है, कि ये दोनों फिर एक दूसरे से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे एक बुक मिली है जिसको स्कूल के बारे में बताया गया है। तो सोचते हैं ऐसे कौन स्कूल में जाता है, ऐसे कहाँ से स्कूल होते हैं। तो बताते हैं कि टॉमी बताता है कि बुक को पढ़ के कि पुराने ज़माने में ऐसे स्कूल होते थे, और जो इंसान होते हैं ना वो ही टीचर होते थे। आज के टाइम की तरह रोबोट कोई टीचर नहीं होता था। तो ये सब बच्चे इसी के बारे में, छोटे छोटे बच्चों कैसे होते हैं, वाओ कैसा होता होगा, कैसे पढ़ते होंगे, सब मिलकर बैठ के पढ़ते हैं, सबका एक ही टीचर होता है, तो ये सब एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ये सब। तो ये स्टोरी इसमें थी कि रोबोट टीचर होते हैं, ये टाइम है। ये 2 करैक्टर आपको याद रखने हैं, टॉमी एंड मार्गी। और इसका ये आइजैक एसिमोव, ये कौन इसका राइटर है ये सब। नेक्स्ट है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट है एवलिन के बारे में, जो बहरी होती है, जिसको सुनने की क्षमता कम होती जाती है, और ये लिख रखा है डेब्रा कॉपले ने। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो एवलिन है वो 17 साल की है फ़िलहाल तो, और वो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, और उसे जाना है रॉयल अकेडमी म्यूज़िक इन लंदन में जाना है। ज़ाइलोफ़ोन बजाती है वो। तो आपको याद भी रखना कि एवलिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाती थी, ज़ाइलोफ़ोन। 8 साल की थी वो जब उसके पेरेंट्स को पता लगा कि ये तो सुनने की क्षमता अपनी खो रही है। उसकी मदर का नाम था इसाबेल जेनेलिया। टीचर जिसने उसे मोटिवेट किया था वो था रॉन फोर्ब्स, और 1991 में उसे रॉयल फिल्मेट्रिक सोसाइटीज़ सोशलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। तो इसमें यह है कि एवलिन ग्लीन है, ये सुनने की क्षमता खो देती है, लेकिन इसका म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जो ये टीचर होता है ना रॉन फोर्ब्स, इसको मोटिवेट करता है कि क्या हुआ, तुम सुन नहीं सकती लेकिन तुम फील तो कर सकती है, तो अपना म्यूज़िक में करियर बनाओ। तो ये सब स्टोरी इसमें है। आपको याद रखना है कि एवलिन कौन से उसमें थी, उसकी उम्र क्या थी, क्या उसको प्रॉब्लम थी, हीयरिंग डिसेबिलिटी थी, और 1991 में उसको कौन सा अवार्ड मिला था। इसी का दूसरा साउंड ऑफ म्यूज़िक का दूसरा पार्ट है द शहनाई और बिस्मिल्लाह खां। शहनाई का तो पता ही होगा, जो शादी में बजाई जाती है। तो औरंगजेब था, उसने पुंगी को बैन कर दिया था। ये शहनाई जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता था, पुंगी को बैन कर दिया था, लेकिन बाद में पुंगी का चेंज करके उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके उसको एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसे शहनाई कहते हैं। इसका शहनाई नाम कैसे पड़ा, जो एक कोई राजा था शाह नाम से, उसके दरबार में पहली बार एक नाई द्वारा ये बजाया गया था इंस्ट्रूमेंट, जो नया आविष्कार करके बना था, इसीलिए इसका नाम शहनाई पड़ गया था। ये स्टोरी बिस्मिल्लाह खां के बारे में, जो शहनाई वादक था, बहुत अच्छी शहनाई बजाता था। इन्हीं कारण उनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था, बिहार में हुआ था, और उन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया था। इसीलिए उन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। ये बहुत बड़ी बात होती है, आपको ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि भारत रत्न का पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था। ये था 2001 में। इससे ऊपर अवार्ड भारत में कोई नहीं है, सबसे ऊपर अवार्ड भारत रत्न ही होता है। तो ये उसी के बारे में बता रखा है कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, उसके फादर कौन थे, ग्रैंडफादर कौन थे, क्योंकि वो म्यूजिशियन फैमिली से थे। और 15 अगस्त को उन्होंने हमारा जो इंडिपेंडेंस डे हुआ था उस टाइम पे भी शहनाई बजाई थी। इनके ऊपर एक फ़िल्म भी बना रखी है विजय भट्ट ने, गूंज उठी शहनाई के नाम से। और ये बनारस के थे, और इन्हें गंगा रिवर से बहुत ज़्यादा प्यार था। 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बस ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, कि एक एक लाइन टू लाइन नहीं करनी होती है, हमें बस मेन पॉइंट्स याद करने होते हैं एनसीईआरटी में, जो मैं आपके लिए निकाल के लेके आई हूँ। अगला वर्क था द लिटिल गर्ल। ये लिख रखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। इसमें एक मदर, फादर और उनकी बेटी और एक ग्रैंड मदर होती है, उनके आपस के रिलेशन दिखा रखे हैं। ज़्यादातर तो फादर के और बेटी के रिलेशन के बारे में ही दिखा रखा है। कैजिया नाम की एक लड़की होती है, इसको ये इंपॉर्टेंट है कि कौन वो लड़की थी, वो थी कैजिया। इसके रिलेशन दिखा रखे हैं इसके फादर के साथ। फादर जैसे कि हमें भी ये होता है कि हमारे फादर बहुत सख्त हैं क्योंकि वो डांट देते हैं, ये सब। तो इस शुरू में यही होता है इसको कि इसका फादर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो ये उससे डरती है, उसके सामने बोल भी नहीं पाती अच्छे से, ये सब होता है। बाद में एक बार क्या होता है कि ये इसके फादर के जो ज़रूरी कागज़ जो होते थे कुछ, उनको फाड़ के इसका एक गिफ्ट बना देती है अपने फादर के लिए। इसको पता नहीं होता कि ये ज़रूरी कागज़ है, लेकिन सॉरी, वो बहुत ही ज़रूरी कागज़ होते हैं, उसको फाड़ देती है। इसकी वजह से इसका फादर इसको
स्केल से मारता भी है तो ये इससे और डरने लगती है तथा दूर और इससे दूर दूर रहने लगती है। लेकिन एक बार इसकी मदर बीमार हो जाती है और उसकी ग्रैंड मदर उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है और रात को केजिया को एक बुरा सपना आता है और वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तो इसका फादर आता है, केजिया को शांत करवाता है, उसको अपने पास ही सुलाता है और तब केजिया को फील होता है कि नहीं, फादर मेरा बहुत अच्छा है, बस वो है ना सर्कमस्टांसेस की वजह से इसको पैसा कमाने की दिक्कत है, ये सब है, जैसे इसीलिए थोड़ा सख्त रहता है, लेकिन इसका दिल बड़ा ही अच्छा है। तो फादर और डॉटर के रिलेशन के बारे में दिखा रखा है। इसका एक क्वेश्चन मेन यही है कि कैजिया बोल सकते हो आप, जो भी है, और एक इसका राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड, ये दोनों आपको इसमें से याद रखने हैं द लिटिल गर्ल में से। अगला वर्क है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये हमारा जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, हमारे साइंटिस्ट जी हैं, उनके बारे में है। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ये किसी ने भी नहीं लिखा, ये मतलब किसी न्यूज़पेपर से की कटिंग से लिया गया है, किसी ने लिखा होगा ऐसे वगैरह के बारे में उसके ऊपर। इसका जन्म कब हुआ था, एक ये इसकी वाइफ कौन थी, इसे नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है एल्बर्ट आइंस्टाइन के 1921 में फिज़िक्स में, क्योंकि इसने टाइम स्पीड इन सब के बारे में बताता है ना कि टाइम अलग होता है, स्पीड अलग है। इसने एक एग्जांपल ये दिया था कि अगर हम किसी चाहने वाले के पास बैठे हैं तो हमारा 1 घंटा भी हमें 2 मिनट के बराबर लगेगा, और अगर हम कुछ काम कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, या फिर हम जैसे धूप में खड़े हैं और धूप का तो 2 मिनट भी हमें 2 घंटे के बराबर लगेगा। तो ये टाइम स्पीड रिलेटिविटी ये इसने फॉर्मूला दिया था E=mc²। तो ये सब तो मैथ्स की फॉर्म है, फिजिक्स की फॉर्म नहीं, इनका आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि नोबेल प्राइज़ कब मिला था और एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कहाँ पे हुआ था। इसकी वाइफ का नाम भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वर्क है हमारा द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड द मिरर ये एक डॉक्टर की कहानी है। एक डॉक्टर होता है, वो बैचलर होता है, नया नया डॉक्टर बना है, तो वो जहाँ पर भी वो ड्यूटी कर रहा है, जहाँ पर भी उसका क्लिनिक है, उसके पास उसने एक एटिक में, मतलब जैसे ये घर होता है ना, आजकल हम ये ऐसी झोपड़ी बनाते हैं, जो ये इसे बोलते हैं हम एटिक, जो घर के ऊपर ट्रायंगुलर शेप में होता है ना, इसे एटिक बोलते हैं। तो इसमें इसने रूम किराए पर ले रखा था, क्योंकि इतना पैसा अभी इसके पास था नहीं। तो ये एक दिन अपना जॉब वॉब करके घर पे वापस जाता है, तो जाके अपने कपड़े वपड़े उतारता है और कुर्सी पे बैठता है। कुर्सी के सामने एक मिरर होता है, वो उस मिरर में देखने लगता है कि वो खूबसूरत है। इतनी देर में इसको दिखता है, शीशे में ही देखता है ये कि वो उसके हाथ पर सांप बैठा हुआ है, लेकिन सांप ये हिलता डुलता नहीं, डर ज़्यादा सहम जाता है, लेकिन हिलता नहीं है, ऐसे ही बैठा रहता है। तो सांप को अपनी परछाई मिरर में दिख जाती है और सांप अपनी परछाई को ही देखने लग जाता है मिरर में, इसके हाथ से उतर के वो शीशे के सामने बैठ जाता है और शीशे में ही अपने आप को देखने लगता है। ये मौका पाके जो ये हमारा डॉक्टर था, ये वहाँ से उठ के भाग जाता है अपने दोस्तों के पास। ये इसके बारे में कहानी थी कि सांप अपनी खूबसूरती को ही देखने में लगा रहा। ये लिख रखा है विकोम मोहम्मद बशीर ने लिख रखा है, लेकिन ये मलयालम में था, तो इसकी ट्रांसलेशन वी अब्दुल्ला ने की है। तो आपको याद रखना कि लिखा किसने था, विकोम मोहम्मद ने, और इसकी ट्रांसलेशन की है वी अब्दुल्ला ने। इससे अगला वर्क है हमारा माई चाइल्डहुड। ये APJ अब्दुल कलाम का है। APJ अब्दुल कलाम की ना एक ऑटोबायोग्राफी थी, उसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी थी दी विंग्स ऑफ फायर, और उसी में से ये एक लिया गया है माई चाइल्डहुड, उसी का एक्सट्रैक्ट है ये। इसमें अब्दुल कलाम अपने जीवन के बारे में बताते हैं, शुरुआती दिनों के बारे में, कि वो तमिल फैमिली में हुए थे, रामेश्वरम, उसके टाउन का नाम था, मद्रास का था, उसके फादर का नाम ये था, माँ का नाम आशी अम्मा था, उसका कज़न था शमशुद्दीन, और शमशुद्दीन ना न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर था। और जब जैसे कि World War II हुआ था, तो उस टाइम पे ट्रेन बीच में नहीं रुकती थी, तो न्यूज़पेपर को ट्रेन से फेंकते थे, और ये अपने कज़न शमशुद्दीन के साथ मिलकर न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम भी करता था। इसके 3 फ्रेंड्स थे, रामदास शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये इसके 3 फ्रेंड थे। और एक इसका टीचर था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ये इसका साइंस टीचर होता है, और ये कास्टिज़म में और रिलीजन में ज़्यादा यकीन नहीं करता, एंटी रिलीजियस नहीं था ये, मतलब ये ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर हिंदू मुसलमानों का भी थोड़ा तनाव चल रहा था, क्योंकि बंटवारे की बातें भी चल रही थी। तो ये इसी समय की बात बताई गई है कि मेरे दोस्त भी हिंदू थे, लेकिन इनका एक नया टीचर आता है, वो हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग रखना चाहता है, तो वो अब इसको, ये रामनाथ शास्त्री था ना, इससे अलग बिठा देता है। स्कूल में साथ में बेंच पे बैठे थे, लेकिन वो अब्दुल कलाम जी को और रामनाथ शास्त्री को अलग अलग बिठा देता है।
तो इससे दिखाया जा रहा है कि उस टाइम पे भी ना लोग एक दूसरे को बांटने की सोच रहे थे। लेकिन जो इसका साइंस टीचर था ये बहुत अच्छा था, ये हिंदू परिवार से था, लेकिन ये अब्दुल कलाम जी को, जो कि मुसलमान थे, उनको अपने घर खाने पे लेके गया था और बताता कि हमें अगर अच्छा समाज बनाना है तो छोटी मोटी दिक्कतों से तो हमें गुजरना ही पड़ेगा। तो ये इसमें कुछ खास नहीं है, अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी बता रखी है। नेक्स्ट वर्क है पैकिंग। ये जेरोम द्वारा लिखा गया है। ये 3 दोस्तों की खिलाड़ी है कहानी है और ये एक नोवेल था द 3 मैन इन ए बोट, उसमें से एक पार्ट लेकर लिखा गया है जो कि जेरोम ने लिखा था। इसमें 3 दोस्त होते हैं, एक तो जेरोम जो हमारा राइटर है, एक जॉर्ज, एक हैरिस और एक मोंटमोरेंसी एक डॉग होता है। ये 4 ही होते हैं और ये एक ट्रिप पे जाने के लिए अपना पैकिंग कर रहे हैं। तो ये जो हमारे राइटर जी हैं जेरोम बोलते हैं कि सबसे अच्छी पैकिंग मैं करता हूँ, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी में नहीं है। तो ये दोनों इसके फ्रेंड्स आराम से बैठ जाते हैं कि ठीक है तू ही पैकिंग करते, उसको ही देखते तू कितनी अच्छी पैकिंग कर सकता है। लेकिन ये पैकिंग करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये कभी अपनी टूथपेस्ट बाहर भूल जाता है, कभी अपने जूते रखना भूल जाता है। फिर इसको ये नहीं याद रहता कि इसने टूथपेस्ट रखी है या नहीं रखी, तो ये दोबारा से अनपैक करता है, फिर उसको वापस रख के चेक करता है, दोबारा से फिर पैकिंग करता है। फिर ये बोलते हैं तूने ये तो रखा ही नहीं, फिर दोबारा से अनपैकिंग करता है, देखता है वो सामान रखा है नहीं रखा। तो सब यही चलता है कि पैकिंग करो या ना पैकिंग करो, कुछ सामान भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाता है। तो ये सभी है, मेन है बस आपको इन तीनों कैरेक्टर्स को याद रखना है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्क रीच फॉर द टॉप। ये 8वां चैप्टर है हमारा। इसमें 2 पार्ट है, एक तो संतोष यादव की कहानी है और एक मारिया सरापाव की कहानी है। संतोष यादव क्या है कि ये वो है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह कर रखा है और ये ऐसा करने वाली ओनली वुमन टू डू सो। अगर दुनिया में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसी औरत ने की है तो वो है संतोष यादव। ये 5 बहनों के बाद हुई थी और जो ये रेवाड़ी है ना, जोनियावास रेवाड़ी हरियाणा का, तो ये वहाँ पे पैदा हुई थी। तो इसकी स्टडी दिखा रखी, पहले इसने स्कूलिंग की है, फिर न्यू दिल्ली में गई, फिर जयपुर में की और फिर उत्तराखंड में इसने माउंटेनियरिंग की कोचिंग ली थी। और 1992 में यंगेस्ट वुमेन टू स्किल माउंट एवरेस्ट, 1992 में इसने पहली बार चढ़ाई की और 20 उम्र की वर्ष में चढ़ाई करने वाली सबसे पहली महिला बन गई थी ये। उसके बाद माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 93 आएगा, यहाँ पे 93 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना। जो दूसरी बार चढ़ाई इसने 1993 में की थी, ये जरूर याद रखना। और 2 बार चढ़ाई करने के बाद इसने दुनिया का में अपना देश का नाम बढ़ाया, तो इसलिए इसे पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, ये भी याद रखना। ये तो 1992 है, ये 1993 है और ये संतोष यादव की कहानी थी। अगला हमारे शरापोवा ये एक टेनिस प्लेयर थी। वैसे तो ये रशियन गर्ल थी, सर्बिया में इसका जन्म हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही अपने पिता के साथ यूएसए में रहने चली गई थी। लेकिन ये आज भी बोलती है कि मैं रशियन हूँ, मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है और मैं रशिया के लिए ही खेलना चाहती हूँ। 2005 में ये वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस वुमेन प्लेयर बनी थी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वर्क है द बॉन्ड ऑफ लव। ये है केनेथ एंडरसन ने लिख रखा है। ये कहानी है एक बियर की, भालू की, स्लॉथ बियर, मतलब उसका नाम हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो कहीं पर मैसूर में कहीं अपना ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, रास्ते में जाते हुए रोड एक्सीडेंट में इनको दिखता है कि स्लॉथ बियर है, वो बेचारा सड़क पे पड़ा है, जिंदा है लेकिन वो थोड़ा घायल था। तो इसकी वाइफ को, मतलब जो हमारे राइटर है, इसकी वाइफ को उस पर तरस आ जाता है, तो ये इसका घर ले आती है और इसका नाम ब्रूनो रख देती है। तो आपको याद रखना कि स्लॉथ बियर का नाम क्या था, ब्रूनो। कहाँ से मिला था? मैसूर से। और उसका निक नेम होता है बाबा। ब्रूनो उसका असली नाम होता है और निकनेम उसको बाबू लाते हैं। तो ये अपने इस भालू को ना घर में ही पालते, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। कभी ये कुछ सामान गिरा दे, कभी कुछ, इसको पता नहीं होता था कि क्या खाने का सामान है, क्या दवाई वगैरह रखे। कई बार इसने दवाई वगैरह पी ली थी जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इसलिए जो ये राइटर हैं ये कहते हैं कि हम इसको जू में छुड़ाते हैं, मैसूर जू में। शुरू में तो इसकी वाइफ मानती नहीं है कि नहीं, छोड़ के नहीं आती, लेकिन बाद में वो मान जाती है कि चलो ठीक है हम इसको जू में छोड़ के आते हैं। ऐसे 1 साल गुजर जाता है, लेकिन इसकी वाइफ का मन अभी भी नहीं लगता कि ब्रूनो के बिना, कि मुझे तो मेरा बाबा चाहिए। ये मैसूर जाते हैं ज़ू में मिलने कि हम उसको चल मिल के आते हैं, तेरा मन भी खुश हो जाएगा। मिल के आते हैं, वहाँ पे आने के बाद भी इसका यही काम रहता है कि रोती रहती है कि मुझे तो बाबा चाहिए तो चाहिए। तो आखिर में इसका हस्बैंड बाबा को ले आता है। वो सोसाइटी में एक छोटा सा एरिया में छोटा सा आइलैंड सा बनवाता है और उसके चारों तरफ ग्रिल लगवा देता है कि किसी को हानि ना पहुँचा सके, पर ये हमारी वाइफ के साथ ही रहे। तो सोसाइटी में नीचे एक उसमें बना देता है और उसमें रहने लग जाता है ये। तो बॉन्ड ऑफ लव में ये दिखा रखा है कि हमारा बॉन्ड या हमारा प्यार किसी के भी प्रति हो सकता है। तो इस लेडीज़ का प्यार ब्रूनो इस बियर के तरफ था, तो ये दिखा रखा
बॉन्ड ऑफ लव में। नेक्स्ट है काठमांडू। ये विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया एक वर्क है और ये एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम हेमन लेक्स में। इसका एक नोवन था हेमन लेक्स, उसमें से एक्सट्रैक्ट लिया गया। काठमांडू की विजिट के बारे में बताया गया है कि पशुपतिनाथ मंदिर में जाता है जो बागमती रिवर के किनारे पे है, और ये एक बुद्धनाथ स्तूप है जो काठमांडू में, उसमें भी जाता है। तो दोनों का डिफरेंस दिखा रखा है कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है ना उसमें केवल हिंदुओं को एंट्री मिलती है। वहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है केवल हिंदू ही अलाउड है पशुपतिनाथ मंदिर में जाने के लिए। और वहाँ पे बहुत सी शोर शराबा होता है, और वहाँ पे बंदर होते हैं, वहाँ पे जो ये हॉकर्स होते हैं ना, जैसे सामान बेचने वाले, रेडी वाले, ये सब होते हैं, पुजारी होते हैं, चैंटिंग चल रही होती है मंत्रों की, तो वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा होता है, चहल पहल होती है। लेकिन जब ये बुद्धनाथ स्तूप पे जाता है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई एंट्री नहीं करेगा। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति का माहौल है, बिल्कुल शांत है। तो इसने कंट्रास्ट दिखा रखा है कि एक धर्म में तो इतनी चहल पहल है, एक धर्म में इतनी शांति है। तो मतलब इसने ये दिखा रखा है कि काठमांडू की यात्रा में दो जगह पे गया था और उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है इसने। नेक्स्ट है हमारा इफ़ आई वर यू। ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्योंकि इसमें 11 चैप्टर दे रखे हैं। इफ़ आई वर यू, ये डगलस जेम्स ने लिख रखा है। इसकी कहानी है, एक प्ले राइटर होता है, वो अपना घर से जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक घुसपैठिया घुस आता है। वो घुसपैठिया बोलता है कि मैं तुझको मार दूंगा और तेरी आइडेंटिटी ले लूँगा। इसका कंप्लीट नाम था विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। तो ये इंट्रूडर बोलता है कि मैं तेरी आइडेंटिटी ले लूँगा और मैं तू बन के रहूँगा और तुझे मैं मार दूंगा। लोग सोचेंगे कि ये तो विंसेंट है। तो फिर ये जो जेरार्ड होता है प्ले राइटर होता है, इसको ने बहुत सारे नॉवेल्स लिख रखे थे, तो इसको पता था कि इसको कैसे बहकाना है। तो ये विंसेंट होता है, जो जेरार्ड होता है, ये बोलता है इंट्रूडर को, तो मैं तो खुद एक क्रिमिनल हूँ, तू मुझे मार के मेरी आइडेंटिटी ले लेगा तो इससे फ़ायदा क्या है, मैं तो खुद एक क्रिमिनल हूँ, मैं तो खुद पुलिस से बच रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे बातें बोल के इसको इंट्रूडर होता है, इसका नाम नहीं दे रखा, तो इसको बहका लेता है कि तुम मेरे साथ चल। दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और ये भागने के लिए एक दरवाज़ा खोलता है कि चल यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे गैराज है। लेकिन वो गैराज नहीं होता, वो एक कपबोर्ड मतलब एक अलमीरा होती है, और ये जेरार्ड अपनी चालाकी से इस इंट्रूडर को ना उस कपबोर्ड में बंद कर देता, मतलब अलमीरा में बंद कर देता है, तथा पुलिस को कॉल लगा देता है। तो ये इसी में दिखाया गया, ये इफ़ आई वर यू यही है कि जेरार्ड कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं तुम्हें मारता नहीं, मैं तो यहाँ से निकल जाता। तो ये सब दिखा रखा है कि जेरार्ड है ना काफ़ी तेज़ बंदा होता है, प्ले राइटर होता है, ये सब दिखा रखा है। और इंट्रूडर को पागल बना देता है, उल्टा इसी को फंसा देता था और पुलिस को बुला लेता है। तो ये थे 11 है ये इसमें चैप्टर्स। जो NCERT का सिलेबस है 2022-23 का, उसमें 8 ही चैप्टर्स दे रखे हैं, लेकिन हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए मैंने आपको 11 के 11 चैप्टर्स को डिटेल में करवा दिया है। तो आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको इन्हीं 11 चैप्टर्स में जो मैंने आपको बताया है ना कि इनके कैरेक्टर्स, इनकी डेट ऑफ बर्थ, बस आपको यही याद रखना है कि कब क्या हुआ था। जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको बस यही करना है। तो आज के लिए इतना है। आज हमने बीहाइव का जो 9th क्लास की बीहाइव का प्रोज सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, और कल हम करेंगे इसका पोइट्री सेक्शन। तो कल की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।